नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी वो चमकता हुआ सितारा है जो मुग़ल वंश के मध्य में आता है और ऐसा अपना इतिहास रचता है कि इसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने बहुत सारी नीतियाँ और बहुत सारी व्यवस्थाएँ जो अपनाई वो शेर शाह सूरी से अपनाई। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि सिर्फ 5 सालों में इसने वो काम करके दिखा दिया है जो करने के लिए शासकों को लंबा लंबा समय काल लग जाता है। और कह सकते हैं कि अगर शेर शाह सूरी के पास में एक लंबा समय काल होता तो ये बेशक अशोक और अकबर की तरह भारत के महान सम्राटों में गिना जाता। दोस्तों, शेर शाह सूरी की बात करें तो 1540 से लेकर 1545 तक इनका समय काल रहता है। शेर शाह सूरी से जुड़ी एक बात यह है कि जब ये बिहार के जो राजा थे या फिर जो सामंत थे उनके अधीन जब इन्होंने एक शेर को मारा था, तो जिसके चलते इनका नाम शेर खां पड़ गया। अब मैंने बहुत सारे मच्छरों को मारा हूँ, तो अब मैं सोचता हूँ कि मेरा नाम क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, शेर शाह सूरी की बात करें तो पानीपत और घाघरा के युद्ध में परास्त होने पर भी अफ़गानों की शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं होती है। शेर शाह सूरी ने उन्हें पुनः संगठित करता है और उसमें एक नई जान फूँक देता है। लोदी वंश के बाद में जो शेर शाह सूरी का जो सूर वंश था, ये दूसरा अफ़गान वंश था जो कि भारत के राजगद्दी पर बैठा था। भारत की राजगद्दी से मतलब है दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला दूसरा अफ़गान वंश था। और पहला कौन था? तो पहला लोदी वंश था। और ये बहुत ही इत्तेफाक की बात है कि दोनों ही अफ़गान वंशों का पतन मुग़ल शासकों ने किया। दोस्तों, शेर शाह सूरी के प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पर आपको चीज़ें उतनी ही याद रखनी है जितनी ज़रूरी हो। आपको जन्म स्थान या फिर जन्म हर चीज़ आपको याद नहीं रखनी है। आपको समय काल और महत्वपूर्ण घटनाएं, इनके महत्वपूर्ण कार्य और इनसे जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जो आप एग्ज़ाम में लिखकर अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए जिन बातों को आप ध्यान में रख पाएँ उन्हें ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उनके पिता का नाम हसन था और इनके बचपन का नाम फ़रीद था। फ़रीद का दादा रहीम सूर घोड़ों के जो रहीम सूर थे वे घोड़ों के क्रय विक्रय का कार्य करते थे, लेकिन इस काम में उन्हें सफलता नहीं मिली। तब निराश होकर वे नौकरी की तलाश में भारत चले आए। भारत में उसने तथा उसके बेटे हसन ने होशियारपुर के जागीरदार महाबत खां सूर के यहाँ नौकरी कर ली। थोड़े ही दिनों के बाद हसन ने बजवाड़ा छोड़ दिया और हिसार के नवाब जमाल खां के यहाँ नौकरी कर ली, लेकिन सिकंदर लोदी ने जमाल खां को जौनपुर भेज दिया। हसन भी अपने स्वामी के साथ जौनपुर चला गया और कुछ समय पश्चात जमाल खां की सिफारिश पर हसन को सहसराम और ख्वासपुर और टाडा का जागीरदार नियुक्त कर दिया गया। सहसराम में ही फरीद का बाल्यकाल व्यतीत हुआ। फरीद का बचपन सुख शांति में व्यतीत नहीं हुआ। उसे अपनी सौतेली माँ के दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा। और यहाँ पर सौतेली मम्मी के टॉर्चर सिर्फ फिल्मों में देखने को नहीं मिलते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण शेर शाह सूरी यहाँ पर देखने को मिलता है। तंग आकर उसने 22 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया और जौनपुर जाकर अध्ययन करने में लग गया। वह असाधारण प्रतिभा तथा कुशाग्र बुद्धि का बालक था, अतः अनेक लोग उसके प्रशंसक बन गए। जमाल खां भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने फरीद का उसके पिता के साथ समझौता कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे सहसराम, ख्वासपुर और टाडा का जागीरदार नियुक्त कर दिया गया। उसने जागीर के प्रबंध में बड़ी योग्यता तथा प्रतिभा का परिचय दिया और 21 वर्ष 1497 से 1518 तक सफलतापूर्वक वहाँ वो कार्य करता रहा। इस काल में उसने शासन का अच्छा खासा अनुभव प्राप्त कर लिया था। उसने अपनी जागीर में भूमि संबंधी अनेक सुधार किए थे। उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर उसकी सौतेली माँ उससे जलने लगी और उसे जागीर से वंचित करवा दिया। फरीद ने इब्राहिम लोदी की सहायता से जागीर को पुनः प्राप्त कर लिया और यानी कि प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वह असफल रहा। कुछ समय बाद हसन की मृत्यु हो गई। हसन कौन? इनके पिता। अतः इब्राहिम लोदी ने उसे सहसराम, ख्वासपुर, टाडा की जागीर सौंप दी, लेकिन फिर भी वह निष्कंटक जागीर को प्राप्त नहीं कर सका। यहाँ पर जो
जो इनका जन्म स्थान हमने देखा था, जो जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जिस गांव का नाम बजवाड़ा है, बजवाड़ा होशियारपुर से 2 मील दूर है, यानी कि 2-3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वहीं पर कानूनगो नाम के जो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने शेर शाह का जन्म 1486 ईस्वी में बताया है। तो इनके जन्म के पीछे भी दो इतिहासकारों में आपस में मतभेद है, इसलिए इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था ये बताइए, और ना ही ये लिखना उतना ज़्यादा खास ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर आपको चीज़ें याद हो जाती हैं तो ये आपकी बहुत काबिलियत है, क्या कहेंगे। इसके बाद में जो शेर शाह ने अपने आप को हसन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जो शेर शाह का दूसरा पुत्र था, उसकी सौतेली माँ का पुत्र, जिसका नाम सुलेमान था, उसने अपने आप को शेर शाह के पिता हसन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और चैनपुर, जो कि बिहार के शाहाबाद जिले में स्थित है, वहाँ पर मोहम्मद खां सूर को इस झगड़े में हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया। उसने जागीर को बांटने का प्रस्ताव रखा, लेकिन फरीद यानी कि शेर शाह सूरी ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इब्राहिम लोदी ने जागीर उसे ही प्रदान की थी, और यहाँ पर सम्राट इस समय पर लोदी वंश का इब्राहिम लोदी था। इसलिए सम्राट की बात ज़्यादा प्रभावी होती, ना कि किसी जागीरदार की। तो उसने सहसराम की जागीर छोड़ दी और दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने लगा। बहार खां लोहानी फरीद की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन शिकार के समय फरीद ने एक शेर को बिना अस्त्र शस्त्र के मार दिया। इससे प्रसन्न होकर बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया। कुछ समय बाद उसे दक्षिण बिहार का डिप्टी गवर्नर बना दिया गया। शेर खां के इस बढ़ते हुए प्रभाव को उसके प्रतिद्वंदी फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने बहार खां के कान भरना प्रारंभ कर दिया, लेकिन उसने बड़ी समझदारी से काम लिया। सहसराम की जागीर के इस झगड़े को तय करने के लिए उसने मोहम्मद खां सूर को पंच नियुक्त कर दिया। वह अब भी जागीर के विभाजन के पक्ष में था, लेकिन दूरदर्शी शेर खां ने इसे स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप मोहम्मद खां सूर ने सुलेमान की ओर से उसे जागीर के अनेक भागों पर अधिपत्य स्थापित कर लिया और शेर खां को मार भगाया। शेर खां एक बार फिर बेघरवार हो गया था। उसने अपनी जागीर को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगलों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी कारण 1529 ईस्वी में वह बाबर की सेना में भर्ती हो गया। उम्मीद है कि आप वीडियो में लगातार बने होंगे और ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी एंटरटेन और ज्ञान दे रहा होगा, इसलिए बस ऐसे ही चलने दीजिए। जब बाबर ने बिहार के अफगानों पर आक्रमण किया तो शेर खां की सेवाओं से उसे बड़ा लाभ हुआ। कुछ समय पश्चात शेर खां ने मुगलों की नौकरी छोड़ दी और वह पुनः बिहार चला गया। यहाँ पर जो चंदेरी का युद्ध होता है, यहाँ पर शेर खां भी मुगलों की तरफ से लड़ने जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जिन मुगलों को ये हराते हैं, उससे पहले समय में ये मुगलों की ही सेवा में कुछ समय के लिए सैनिक के तौर पर रहते हैं। इस संदर्भ में कुछ आधुनिक विद्वानों का मत है कि शेर खां मुगलों के विरुद्ध अफगानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुगलों की नौकरी छोड़कर बिहार आया था। लेकिन दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मत है कि उसका बाबर के साथ निर्वाह कठिन हो गया था, इसलिए उसने अपने पद से परित्याग दे दिया था। इन दोनों मत में से आधुनिक विद्वानों का मत ही सही प्रतीत होता है। बिहार आकर उसने पुनः बहार खां के यहाँ नौकरी कर ली। 1528 ईस्वी में बहार खां की मृत्यु हो गई। उसकी विधवा पत्नी शेर खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। सूबेदार की हैसियत से उसने बिहार की शासन व्यवस्था का पुनः संगठन किया, सेना के दोषों को दूर करके एक सुदृढ़ सेना का गठन किया। इसी समय शेर खां के सामने एक नया संकट पैदा हो गया। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी खानवा से पराजित होकर बिहार आ गया। वह मुगल सत्ता को समाप्त करने के लिए अफगानों को संगठित करना चाहता था। उसने शेर खां से इस महान कार्य में सहायता के लिए प्रार्थना की। शेर खां महमूद की दुर्बलता से अच्छी प्रकार से परिचित था, इसलिए प्रारंभ में वह सहायता देने में हिचकिचाया, लेकिन बाद में तैयार हो गया।
शेर खां तथा महमूद लोदी की संयुक्त सेनाओं ने मुगलों के विरुद्ध कूच कर दिया और गाजीपुर तथा वाराणसी पर अधिकार कर लिया। लेकिन मुगल सेनाओं के भयंकर प्रतिरोध से घबराकर मोहम्मद महमूद लोदी बिना मोर्चा लिए ही भाग खड़ा हुआ। शेर खां ने बाध्य होकर बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर देने का वचन किया। शेर खां को अपनी जागीर पुनः प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार हमने जो शेर खां है या फिर शेर शाह सूरी है या फिर जिसे फरीद, जिसका बचपन का नाम है, मूल नाम जिसका फरीद है, यहाँ पर हमने शेर शाह के प्रारंभिक जीवन पर बात की। हम आने वाले वीडियोस में उसके भारत के सम्राट बनने के संघर्ष को देखेंगे, उसके प्रमुख विजय अभियानों को देखेंगे, उसके शासन प्रबंधों को देखेंगे और ये मूल्यांकन करेंगे कि शेर शाह किन पैमानों पर भारत का महानतम सम्राट था और किन पैमानों पर वह एक असफल सम्राट था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो के अंत में बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक खूबसूरत सी पंक्ति गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी गई है, अपने गम दी नुमाइश न कर, अपने नसीब दी आजमाइश न कर, जो तेरा है तेरे कोल खुद आएगा, हर रोज़ अणुपाण दी ख्वाहिश न कर। मेहनत करते रहिए, जो आपका है आपको मिलेगा। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।